आम के बगीचे में टोनी चिड़िया, मीठू, कालू कौवा काम करते थे। उस बगीचे का मालिक कबूतर सेठ था। कालू बहुत आलसी था, वह काम नहीं करता था। वह दूसरे पक्षियों की शिकायत कबूतर सेठ के पास करता। देख लिया मैंने देख लिया। मीठू पूरे 2 मिनट लेट से आया है, कहूंगा कबूतर सेठ से। टोनी चिड़िया ने पके आम के साथ एक कच्चा आम भी तोड़ा है, यह बात भी मैं कबूतर सेठ से कहूंगा। कबूतर सेठ, मीठू आज पूरे 2 मिनट देर से आया और टोनी चिड़िया ने एक पके आम के साथ एक कच्चा आम भी तोड़ा। ठीक किया जो तुमने देख लिया, वरना मुझे तो उनकी गलतियों का पता ही नहीं चलता। और जब शाम हो जाती है तो चिड़िया, मीठू, कालू अपनी रोज की पगार लेने आते हैं। तो कबूतर सेठ कहता है, क्यों रे मीठू, आज देरी से क्यों आए? सेठ जी, आज मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए आने में थोड़ी देर हो गई। चिड़िया, मैंने तुम्हें पके आम तोड़ने के लिए रखा है, ना कि कच्चे आम। सेठ जी, मैं तो पक्का ही आम तोड़ रही थी, मगर साथ में ही कच्चा आम भी टूट गया। कालू ऐसे ही दूसरे पक्षियों की शिकायत कबूतर सेठ के पास करता। कालू, मैं किसी काम से बाजार जा रहा हूँ, चिड़िया और मीठू को देना कि आज की पगार उन्हें कल मिलेगी। इतना कहकर कबूतर वहां से चला जाता है। कुछ ही देर में वहां पर मोर, चिड़िया आ जाते हैं। कबूतर सेठ बोलकर गए हैं कि आज की मजदूरी के पैसे तुम्हें कल मिलेंगे। चिड़िया और मीठू समय से छुट्टी पाकर बहुत खुश थे। कालू बगीचे में किसी को न देखकर एक बोरे में आम भर लेता है और फ्रूट बेचने वाले के पास लेकर जाता है और कहता है, कितने रुपए हैं इन आम के? पूरे 500 रुपये। दे दो, जल्दी दे दो, अब मैं रोजाना आम बेचने तुम्हारे पास आऊंगा। कालू को जब भी मौका मिलता वह बोरे में आम भरकर फ्रूट वाले के पास ले जाता और आम बेचकर उससे पैसे ले लेता। एक दिन आम बेचते हुए तोता उसे देख लेता है। बहुत शिकायत की है कालू ने हमारी, अभी जाकर कबूतर सेठ को बताता हूँ कि कालू आम की चोरी करता है। सेठ जी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, कालू बोरे में भरकर आम बेच रहा था। कालू बहुत चोर है, वह सभी पक्षियों का सामान चुराता है। नहीं, कालू ऐसा नहीं कर सकता, वह मेरा विश्वासु पक्षी है। फिर वह कालू से पूछता है, कालू, कल तुम फ्रूट वाले के पास बोरे में क्या बेच रहे थे? तुम्हें मीठू ने देखा। यह बात सुनकर पहले तो कालू डर जाता है, मगर वह दूसरे ही पल बोलता है, वो तो मैं आम के छिलके बेच रहा था। उसको अपनी बकरी के लिए छिलके की जरूरत थी, तो मैंने जो भी बेकार छिलके यहाँ पर बचे थे उन्हें ले जाकर बेच दिया। देख लिया तुमने, मैं ना कहता था। कालू चोर नहीं है, वह मेरा विश्वासु पक्षी है। सेठ जी, इन्हें मैं 1 मिनट भी नहीं बैठने देता हूँ, इसलिए ये मेरी हमेशा बुराई करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन तो गुजर जाते हैं। कालू 2-4 दिनों से काम पर नहीं आता है तो कबूतर सेठ कहता है, कालू बिना बताए तो कभी छुट्टी नहीं करता। क्या बात है कि वह 2-4 दिन से काम पर नहीं आ रहा है। फिर कबूतर सेठ कालू को देखने उसके घर जा रहा होता है। रास्ते में उसे बड़ी सी एक फ्रूट की दुकान दिखाई देती है। वह वहाँ पर कालू को खड़ा देखता है तो वह वहाँ पर जाता है। कालू, तुम पिछले 2-4 दिनों से काम पर क्यों नहीं आ रहे हो? काम? कैसा काम? मैं कोई काम नहीं करता, मेरे पास खुद की इतनी बड़ी फ्रूट की दुकान है। नमक हलाल, तुमने मेरे आमों के बगीचे से आम की चोरी कर कर अपनी इतनी बड़ी दुकान खोली है। तो मैं क्या करता, तुम्हारे 2 रुपये की पगार से मेरा घर खर्च नहीं चलता। मैं मूर्ख था जो मैंने तुम पर अंधा विश्वास किया और मीठू की बात नहीं मानी। हाँ कबूतर सेठ, तुम एकदम मूर्खी हो जो उस दिन तुमने मीठू की बात नहीं मानी। मीठू सच बोल रहा था। टोनी चिड़िया और मीठू ईमानदार हैं, वह ईमानदारी से तुम्हारा काम करते हैं, मगर तुम्हें चापलूसी ही अच्छी लगती थी। और देखो, चापलूसी की वजह से मैंने अपनी इतनी बड़ी दुकान खोल ली है। फिर कबूतर वहाँ से निराश होकर चला जाता है और टोनी चिड़िया और मीठू को सारी बातें बता देता है।
सेठ जी, हम तो पहले से जानते थे कालू एक नंबर का चोर और लालची पक्षी है। वह एक ना एक दिन यहाँ पर भी चोरी करेगा। टोनी चिड़िया और मीठू, आज से मैं तुम लोग की एक दिन की पगार 10 रुपये करता हूँ। मुझे समझ में आ गया है कि तुम लोग एकदम ईमानदार पक्षी हो। अब से तुम्हारी एक दिन की पगार 10 रुपये है। यह बात सुनकर टोनी चिड़िया और मीठू बहुत खुश हो जाते हैं और फिर मीठू और टोनी चिड़िया उस पगार में खुशी खुशी रहने लगते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में बहुत सारे पक्षी मिलजुल कर रहा करते थे। मई का महीना था। पूरे जंगल में भयानक गर्मी पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो पूरे जंगल में आग बरस रही थी। सभी पक्षी गर्मी से बेहाल थे। एक दिन टोनी चिड़िया कहती है, इस बार की गर्मी ने तो पिछला सारा रिकॉर्ड ही तोड़ डाला है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरे जंगल में आग बरस रही है और हम सब पक्षी उस आग में जलकर भस्म हो जाएंगे। इस गर्मी से बचने के लिए हमें कोई ना कोई उपाय सोचना चाहिए। हमें इस गर्मी से बचने के लिए एक मीटिंग रखनी चाहिए जिसमें सभी पक्षी गर्मी से बचने का उपाय बताएंगे और अपना अपना मत रखेंगे। इस पर गोरी कवि कहती है, टोनी चिड़िया, क्या तुम पागल हो गई हो जो इतनी गर्मी में कह रही हो मीटिंग रखने के लिए? इतनी धूप में यदि हम लोगों ने मीटिंग रखी तो हम लोगों को लू लग जाएगी और लू लगने की वजह से हम लोगों की तबीयत खराब हो जाएगी। इस समय तो गर्मी से बचने का केवल एक ही उपाय है कि हम सभी पक्षी अपने अपने घरों में रहें, बाहर बिल्कुल भी ना निकलें। गोरी कवि की सारी बातों को सुनकर कबूतर कहता है, गोरी कवि, टोनी चिड़िया पागल नहीं हुई है। पागल तो तुम हो गई हो जो पागलों जैसी बातें कर रही हो। गोरी कवि, भला बताओ, हम लोग कब तक अपने घोंसले में रहेंगे? भोजन की तलाश में हमें घर से बाहर भी तो निकलना पड़ेगा। फिर तोता कहता है, कबूतर भाई, आप एकदम सही कह रहे हैं। घरों में हम कब तक रहेंगे? इतनी गर्मी पड़ रही है, हमारा घर भी गर्म हो जा रहा है। टोनी चिड़िया, तुम बताओ कब रखनी है मीटिंग? हम जरूर आएंगे। यदि तुम सभी पक्षी इस मीटिंग में आओगे तो मैं अकेली घर में क्या करूँगी? तो मैं भी मीटिंग में आऊँगी। ठीक है टोनी चिड़िया, बताओ कब आना है मीटिंग में, मैं आ जाऊँगी। गोरी कवि, हम मीटिंग शाम को रखेंगे जब धूप नहीं रहेगी और हल्की हल्की ठंड पड़ने लग जाएगी। तो हम लोग शाम के समय ही अपनी मीटिंग रखेंगे। और फिर शाम हो जाती है। सभी पक्षी मीटिंग में आ जाते हैं। टोनी चिड़िया, लो, हम सभी आ गए मीटिंग में। चलो बताओ अब हमें गर्मी से बचने के लिए क्या क्या उपाय करना है। देखना टोनी, तुम हमारा समय जाया ना करना। मैं अपना कीमती समय निकाल कर तुम्हारी मीटिंग में आई हूँ, इसलिए मुझे गर्मी से बचने का अच्छा उपाय बता देना तुम। ठीक है गोरी कवि, जितना हो सके हमें पानी पीना चाहिए और भोजन की तलाश में हम सुबह ही चला जाया करेंगे और कोशिश किया करेंगे कि हम जल्द से जल्द सुबह ही अपना भोजन ढूंढ लें। मगर यदि हमें कभी सुबह भोजन नहीं मिल पाएगा तो हम लोग दोपहर में यात्रा नहीं किया करेंगे। हम दोपहर में किसी छायादार पेड़ के नीचे बैठ जाएंगे और जब शाम हो जाएगी तो अपना भोजन लेकर हम अपनी यात्रा आरंभ करेंगे। इससे हम गर्मी और लू दोनों से बचे रहेंगे। टोनी चिड़िया की बातों से सभी पक्षी सहमत हो जाते हैं और फिर सुबह हो जाती है। टोनी चिड़िया के कहे अनुसार वे सुबह भोजन की तलाश में निकलते हैं और भोजन की खोज में वह इधर उधर घूमते हैं, मगर उन्हें कहीं भी भोजन नहीं मिलता। तो उन लोगों को प्यास लग जाती है। वे अपनी प्यास बुझाने के लिए एक तालाब के पास जाते हैं और पानी पीने लगते हैं। दोपहर हो जाती है और धूप भी बहुत तगड़ी हो जाती है, इसीलिए वह एक छायादार पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। तो गोरी कवि कहती है, इस गर्मी ने तो अति कर डाला है। भोजन की खोज में पूरे दिन इधर उधर घूमो और जब घर जाओ तो घर भी आग की तरह जलने लगता है।
काश घर को भी ठंडा रखने का कोई उपाय होता। टोनी, तुम तो बड़ी होशियार बनी फिरती हो। चलो अब कोई उपाय बताओ जल्दी से, जिससे हम अपना घर ठंडा रख सकें। हाँ गौरी कवि, घर को भी ठंडा रखने का मेरे पास एक उपाय है। क्यों नहीं हम लोग अपना घर मिट्टी का बना लेते हैं। मिट्टी का घर हमें इस गर्मी से राहत देगा। टोनी की बातों को सुनकर कबूतर कहता है, हाँ टोनी चिड़िया, तुम्हारा उपाय बहुत अच्छा है। हम सभी मिलकर मिट्टी का अपने अपने लिए घर बनाएंगे। इस पर गौरी कवि कहती है, टोनी चिड़िया, अब यह भी बता दो, हम अपना घर बनाने के लिए मिट्टी कहाँ से लाएंगे। गौरी कवि, हम लोग अपना घर बनाने के लिए मैदान वाले जंगल से मिट्टी लेकर आएंगे। और फिर अगली सुबह होती है, सभी पक्षी मिट्टी लाने चले जाते हैं और मिट्टी लाकर अपना अपना घर बना लेते हैं। टोनी चिड़िया का यह उपाय तो बहुत ही अच्छा था कि हम लोग मिट्टी का घर बना लें। इस मिट्टी वाले घर में कितनी ठंडक है। आप तो दिन में आराम से अपनी भोजन की तलाश करो, और जब दिन में भोजन मिल जाए तो शाम को इस मिट्टी वाले घर में उसको खाने में कितना आनंद आएगा। सच में टोनी चिड़िया तो बड़ी होशियार है, उसके पास हर समस्या का समाधान होता है। मगर मैं टोनी चिड़िया को इस बार मिट्टी वाले घर में नहीं रहने दूंगी। मैं समय पाते ही उसका मिट्टी का घर नष्ट कर दूंगी। फिर देखती हूँ टोनी चिड़िया इतनी गर्मी में किस घर में रहेगी। जब वह गर्मी में दाना ढूंढ कर आएगी और शाम को जलते वाले घर में रहेगी तो उसको पता चलेगा। बड़ी होशियार फिरती है। और फिर गौरी कवि एक दिन समय पाकर टोनी चिड़िया का मिट्टी का घर नष्ट कर देती है। जब टोनी चिड़िया अपने घर पर वापस आती है तो वह देखती है कि किसी पक्षी ने उसका मिट्टी का घर नष्ट कर दिया है। वह बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और दुखी मन से वह पहाड़ों वाले जंगल में चली जाती है और वहाँ दुखी होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। वहाँ से एक पक्षी गुजर रहा होता है। वह टोनी चिड़िया को दुखी देखकर उसके पास आता है और कहता है, तुम इतनी दुखी मन से यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें क्या दुख है, मुझे बताओ। इस पर टोनी चिड़िया कहती है, मैं दुखी ना हूँ तो क्या करूँ। धूप में पूरा दिन भोजन की तलाश करो। हम पक्षियों का जीवन आसान थोड़ी ना होता है। पूरे दिन भोजन की तलाश करो, थक हार के 2 वक्त का दाना मिलता है, फिर उन्हें लेकर अपने घर जाओ। और घर भी कहाँ जाओ, घर हमारा एकदम आग की तरह जलता है। इस गर्मी से बचने के लिए मैंने एक मिट्टी का घर बनाया था, वो भी किसी पक्षी ने तोड़ दिया। अब बताओ मैं इतनी गर्मी में क्या करूं? तो वह पक्षी टोनी चिड़िया से कहता है, तुम दुखी मत हो, मैं तुम्हें ये जादुई बर्फ़ दे रहा हूँ। तुम इस जादुई बर्फ़ से अपना एक घर बना लेना। यह जादुई बर्फ़ धूप और पानी से कभी ना टूटेगा और ना ही पिघलेगा। यह तुम्हें गर्मी में ठंडक और ठंड में गर्माहट देगा। और फिर टोनी चिड़िया उस जादुई बर्फ़ से अपना बहुत सुंदर घर बना लेती है। दिन में वह सभी पक्षियों के साथ दाने की खोज में जाती है और शाम को आकर उस बर्फ़ वाले घर में आराम से सोती है। सभी पक्षी उसका बर्फ़ का घर देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वह उसके पास आते हैं और कहते हैं, टोनी चिड़िया, तुमने इतना सुंदर बर्फ़ का घर कहाँ से बनाया? तो टोनी कहती है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। किसी पक्षी ने मेरा मिट्टी का घर तोड़ दिया। वह चाहता था कि मैं जलते हुए घर में रहूं, मगर भगवान ने देखो मुझे जादुई बर्फ़ का घर दे दिया, जिसमें ना ही मुझे कभी अधिक ठंड लगेगी और ना ही ज़्यादा गर्मी। टोनी चिड़िया की सारी बातों को सुनकर गौरी कवि को अपनी गलतियों का पछतावा होता है और फिर टोनी चिड़िया अपने जादुई बर्फ़ के घर में खुशी खुशी रहने लगती है।